क्लास 12 फिजिक्स के 15 महत्वपूर्ण परिभाषा, वो भी आंसर सहित। परिभाषा की बात कर रहा हूँ मेरे भाई। आज पहला परिभाषा क्या है? आंसर सहित। मतलब आज की इस वीडियो में आपको आंसर सहित मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। इन 15 महत्वपूर्ण परिभाषा को आप तैयार कर लेना, अच्छा खासा नंबर आपका यहीं से तैयार हो जाएगा, एक ही वीडियो से। जी हाँ दोस्तों, चलिए पहला परिभाषा क्या लिखा है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा दीजिए। ये 3 नंबर में अगले साल पूछा गया था। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है। नहीं समझे? फिर देख ले क्या लिखा है, एक वोल्ट मैंने क्या बोला, एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं, है ना। कहने मतलब ये है कि एक वोल्ट विभवांतर लगाने पर इलेक्ट्रॉन को जितनी गतिज ऊर्जा प्राप्त होती है उसे एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर में आता है, कई सालों से पूछा गया क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप समझ गए होंगे वीडियो को देखते ही। ठीक, तो 15 महत्वपूर्ण परिभाषा बताऊंगा, आंसर सहित पूरा देखते रहना। ठीक, तो के बराबर क्या होता है, क्यू वी, है ना। ये तो होता है मेरे भाई, इसका एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर, जैसे कोई पूछेगा कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर का मान कितना होता है, मान, तो ये मान लिखा है 1.6 गुणे 10⁻⁻⁰ जूल। ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की मान है, और ये क्या है, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा है। ठीक, तो ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है। चलिए बात करता हूँ दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मैंने, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मात्रक लिखिए तथा इसका परिभाषा लिखिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपसे इस तरह पूछा जाएगा कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता की परिभाषा लिखिए तथा इसका मात्रक लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। तो आपको आंसर क्या लिखना है, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत आसान तरीका है, सबसे सटीक भाषा में मैंने आपको बताया है कि एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को ही विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। ठीक, आप कह रहा है कि इसे ई से लिखना है, इसे ई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक की बात की जाए तो न्यूटन प्रति कूलाम होता है। ठीक, न्यूटन प्रति कूलाम, ये रहा मात्रक। अब बात की जाए इसका सूत्र क्या होता है, तो ई बराबर F/Q0। ठीक, तो यही तो बोला जाता है, यही इसका सूत्र क्या है, ई बराबर F/Q0। मतलब ये हुआ, यही देखिए, यही सूत्र से आपको परिभाषा लिखिए। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहते हैं। दूसरा नंबर कंप्लीट, कई बार पूछा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 नंबर का आता है। तो मेरे भाई ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, है ना। और कमेंट जरूर कर देना है कि कल कैसी वीडियो चाहिए। चलिए दूसरा नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। ठीक है, मैंने तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा है कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। मतलब आपसे क्वेश्चन इस तरह से पूछाएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए तथा इसका सूत्र लिखिए। ये रहा क्वेश्चन। क्या बोला जाएगा कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक लिखिए तथा इसका सूत्र सहित परिभाषित कीजिए। ये रहा क्वेश्चन। इसका आंसर क्या लिखना है, सबसे सटीक भाषा में, किसी बंद पेट से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाला विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। मैंने क्या बोला, किसी बंद पेट से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली विद्युत बल की संख्या को विद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसका सूत्र की बात की जाए तो फाई ई बराबर क्या होता है, ई ए कॉस थीटा। ये रहा सूत्र विद्युत फ्लक्स का। ठीक, बात की जाए इसका मात्रक क्या होता है, तो वोल्ट से मीटर। ये रहा इसका मात्रक, वोल्ट से मीटर। तीसरा नंबर भी कंप्लीट, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है, इसीलिए इसको जरूर तैयार कर लेना है। ध्यान रहे, जो भी क्वेश्चन आए उसको सटीक से सटीक भाषा में अगर आंसर देते हो तो अच्छा खासा नंबर मिलेगा। और याद करने में भी अच्छा रहता है, बेहतरीन रहता है याद करने में। ज़्यादा लंबा याद करोगे भाई भूलने की चांस रहती है, तो ध्यान रहे काफ़ी छोटा याद करा करो और सटीक भाषा में आंसर दे करो। देखो मैंने मात्रक बता दिया, सूत्र बता दिया और परिभाषा बता दिया कितने अच्छे से। ठीक, तो करना क्या है, 3 बार 4 बार, आप 3 बार, ज़्यादा नहीं 3 बार इसे आप पढ़ते हो, चाहे जो क्वेश्चन 3 बार अगर आप पढ़ते हो तो गारंटेड है वो आपके दिमाग में छप जाएगा। ठीक, इतना भी कोई कठिन क्वेश्चन नहीं है। चलिए समझ गए होंगे मेरा कहना क्या है। चलिए अब बात करता हूँ चौथा नंबर क्वेश्चन। हम बात करते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है। चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं। देखिए क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाएगा ये समझो। पहली बात, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि धारा घनत्व किसे कहते हैं, इसको परिभाषित कीजिए तथा इसका मात्रक लिखिए तथा इसका बीमा लिखिए तथा इसको सूत्र सहित परिभाषित कीजिए। मैंने क्या बोला कि क्वेश्चन आपसे कैसे पूछाएगा कि धारा घनत्व से आप क्या समझते हैं, इसका मात्रक तथा बीमा तथा सूत्र को सहित समझाइए। तो इसका तुरंत आपको लिखना क्या है, हेडिंग डालना होगा धारा घनत्व, तीर वगैरह ऐसे लगा करके ब्लैक पेन से, फिर नीली पेन से, मतलब कि ब्लू पेन से आपको लिखना शुरू कर देना है कि किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा। क्या बोला मैंने, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम जे से प्रदर्शित करते हैं। इसे हम किससे, जे से, है ना, जे मतलब वही जे से प्रदर्शित करते हैं। इसकी मात्रक की बात की जाए तो एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर होता है।
मात्रक क्या होता है, एम्पेयर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और सूत्र की बात की जाए तो J बराबर I/A। I क्या है, धारा है, A क्या है, एम्पियर है, ठीक। और बीमा की बात की जाए तो m की घात 0, l की घात -2, t की घात 0, a स्क्वायर मतलब 1 की घात 2। ये आपको किनारे से ब्रैकेट लगा देना, तब आपका नंबर मिलता है। तो ध्यान रहे, धारा घनत्व किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा बता दिया। क्या बोलोगे, किसी बिंदु पर प्रति एकांक क्षेत्रफल से अभिलंबवत दिशा में गुजरने वाली धारा के उस बिंदु पर धारा घनत्व कहलाती है। इसे हम J से प्रदर्शित करते हैं। बहुत आसान है यार, इससे आसान और क्या ही मिलेगा आपको। दूर करना क्या है, 3 बार या 4 बार आप याद करते हो, अच्छे से अच्छा आपका तैयार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए चौथा नंबर पे कंप्लीट। अब हम बात करता हूँ 5वां नंबर, और कमेंट जरूर कर देना है कि ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी है लग रही है, खराब लग रही है, ठीक। ध्यान रहे बात को जरूर। चलिए बात करता हूँ 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, 5वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कार्यफलन की परिभाषा लिखिए। कई बार पूछा गया है 3 नंबर का क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आपने सही सुना कि कार्यफलन किसे कहते हैं, कार्यफलन को परिभाषित कीजिए और कार्यफलन को किससे लिखते हैं तथा इसका क्या लिखिए, सूत्र लिखिए। तो सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या लिखा है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से, मैंने क्या बोला, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होती है, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहलाता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। क्या लिखा, वो क्या लिखना है, वह न्यूनतम प्रकाश ऊर्जा जो किसी धातु पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करने के लिए आवश्यक होता है या होती है, ठीक, उस धातु का प्रकाश विद्युत कार्यफलन कहते हैं। अब रही बात कि इसे किससे लिखते हैं, इसे W से व्यक्त करते हैं, W से, ठीक। सूत्र की बात की जाए तो W बराबर क्या होता है, HV0 है ना, मतलब V0 HV0, ठीक। या फिर बोलते हैं W बराबर HC है ना, अपन ये हो जाएगा। तो ये 5वां नंबर भी इंपॉर्टेंट है यार, अच्छे से स्क्रीनशॉट लेना है। अच्छे से अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से एक बात देखिए, कोई दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है तो कमेंट जरूर कर दो, ताकि कल हमको नई वीडियो आ जाए, ठीक। तो कमेंट करना अनिवार्य बनता है। 5वां नंबर कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, 6वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है, कला संबंध स्रोत से आप क्या समझते हैं। देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन है कि कला संबंध स्रोत किससे कहते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। 3 नंबर का क्वेश्चन। तो इसका आंसर क्या लिखना है कि ऐसे 2 स्रोतों को जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहता है, उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। मैंने क्या बोला कि ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहते हैं, उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। कंप्लीट बस इतना नहीं करना, ठीक। कला संबंध स्रोत किससे कहते हैं, ऐसे 2 स्रोत जिनके बीच कलांतर सदैव नियत रहते हैं, उन्हें हम कला संबंध स्रोत कहते हैं। 6वां नंबर भी कंप्लीट, 2 या 3 बार याद करते हो गारंटेड है आपको याद हो ही जाएगा, ठीक। लाइक वगैरह कर देना। चलिए बात करता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 7वां नंबर क्वेश्चन ये लिखा है आपका, नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है, देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन आपसे ये पूछा गया कि देहली तरंगदैर्घ्य से आप क्या समझते हैं, किससे लिखते हैं, परिभाषित कीजिए, ठीक। तो इसका आंसर क्या लिखना है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य, मैंने क्या बोला, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान, ध्यान दीजिए, बल्कि ध्यान से पढ़ना है, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, प्रकाश इलेक्ट्रॉन क्या करे, उत्सर्जित कर सके, वह देहली तरंगदैर्घ्य कहलाता है। फिर से देख लो एक बार, किसी धातु पर आपतित प्रकाश की तरंगदैर्घ्य का वह अधिकतम मान जो किसी धातु पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित कर सके, उसे हम देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, कहलाता है। इसे है ना, ये उल्टा वाई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। ध्यान रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत आता है। ये 5 नंबर का है देहली तरंगदैर्घ्य। अब 5 नंबर शुरू हो जाएगा, ठीक। तो इसे जरूर तैयार कर लेना यार मेरे भाई। ये 3-4 बार आपको याद करते हो तो गारंटेड है याद हो जाएगा। कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, तुरंत रिप्लाई मिल ही जाएगा। चलिए 7वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन। अब जो भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो 5-5 नंबर वाले, जैसे 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, ये सब 5-5 नंबर वाले शुरू होने जा रहे हैं। अभी तक 3-3 नंबर वाली बात खत्म, अब 5-5 वाले देख लीजिए। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन बात करते हैं, ठीक। तो 8वां नंबर क्वेश्चन लिखा है, 8वां क्वेश्चन लिखा है, प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या तात्पर्य है, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। प्रकाश का व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, इसके लिए आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। ये रहा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझदार हो तो समझ गए होगे, ठीक। अब इसका आंसर की बात की जाए, जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों के अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है, ठीक। अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है। स्थानों पर प्रकाश तीव्रता न्यूनतम लगभग 0 होती है, ठीक। जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम, या देखिए यहाँ अधिकतम लिखा है, यहाँ पर न्यूनतम लिखा है, ठीक। कुछ स्थानों पर प्रकाश तीव्रता अधिकतम होती है। प्रकाश तरंगों की इस घटना को प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। मतलब अधिकतम और न्यूनतम की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। फिर से एक बात देख लो, क्या है कि जब प्रकाश किसी माध्यम में एक साथ चलती है तो माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता उन तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं के योग से भिन्न होती है।
कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम होती है, लगभग शून्य होती है, ठीक। जबकि कुछ स्थानों पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम होती है, ठीक। प्रकाश तरंगों की इस घटना को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं, ठीक। अब क्या लिखना है, जिन ये चाहो लिखो तो चाहे ना लिखो, है ना। तो मेरे ख्याल से आप इतना ना लिखो, ठीक, इतना आप ना लिखो, चाहो तो सुन लो। जिन स्थानों पर तीव्रता न्यूनतम होती है उन स्थानों पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो ये चीज़ मेरे हिसाब से ना लिखिए, ठीक। मन कर रहा है तो लिख सकते हो। आप कह रहा है इसके आवश्यक प्रतिबंध लिखिए। देखिए ये 5 नंबर का आता है, ये 5 नंबर आपको तभी मिलेगा जब आप पूरा लिखते हो। जी हाँ दोस्तों, तो करना क्या है, लिखना क्या है, आवश्यक शर्तें आपको हेडिंग डालना होगा। अब उसके अंदर क्या लिखना है, आवश्यकता आपने हेडिंग डाल दिया। अब इसके अंतर्गत कम से कम 2 शर्तें बिल्कुल लिखना है, ठीक। देखिए लिखने वाले तो बहुत लिखते हैं, लेकिन आपको 2 ही शर्तें लिखना है, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया है क्वेश्चन में कि कितने शर्तें लिखना है। जैसे बोला था कि 3 शर्तें 4 शर्तें, तो आप 3-4 लिखते हैं, लेकिन ये बोला गया है आवश्यक प्रतिबंध लिखिए, तो मैंने आवश्यक प्रतिबंध 2 पकड़ लिया, जो आसान है। तो हेडिंग डालना है आवश्यक शर्तें। नंबर 1 क्या लिखना है, दोनों तरंगों के आयाम बराबर होते हैं। देखिए ये बराबर आपको नहीं लगाना, ये मैं थोड़ा बराबर, आपको हिंदी में लिखना होगा बराबर, ठीक, बराबर होते हैं। फिर नंबर 2 क्या डालना आपको, कि दोनों तरंगों की आवृत्तियाँ अथवा तरंगदैर्घ्य बराबर होनी चाहिए। तो ये रहा आवश्यक शर्तें। इसके अंदर 2 शर्तें आपको बिल्कुल कंपलसरी है लिखना, ठीक। तो मेरा कहना समझ गया ना। तो 8 नंबर भी कंप्लीट। चलिए अब बात करता हूँ 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, कि सबसे बादशाह क्वेश्चन क्या लिखा है, ये 5 नंबर में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन जो बताने वाला हूँ 5 नंबर में आता है। बादशाह क्वेश्चन मतलब लगातार पूछा जाने वाला है। इसका आंसर क्या लिखा है, कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। मैंने क्या बोला, कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग का सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। आप अगर नहीं पढ़े तो इसे आप जरूर पढ़ लें, जरूर याद कर लें। ये 5 नंबर का आता है, ठीक। सब कुछ छोड़ के पहले इसको याद करो, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में, क्या लिखा मैंने, क्या बोला, कि जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। मैंने क्या बोला, मैंने क्या कहा मैंने भाई, कि प्रसारित होने लगती है, ठीक। ऊर्जा चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, ठीक। विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। फिर से एक बार देख लो क्या लिखा है, आ जाइए फिर देख लो। जब कभी किसी विद्युत परिपथ में विद्युत धारा उच्च आवृत्ति से बदलती है, अर्थात परिपथ में उच्च आवृत्ति के विद्युत दोलन होते हैं, तो उस परिपथ से ऊर्जा तरंगों के रूप में चारों ओर प्रसारित होने लगती है। इन तरंगों को विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं, ठीक। कौन सा तरंगे कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंगे कहते हैं। इन तरंगों में विद्युत क्षेत्र ई तथा चुंबकीय क्षेत्र बी परस्पर लंबवत तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। बस इतना करना है आपका कंप्लीट, 5 नंबर का पक्का। लेकिन अब आपको ध्यान देना है, क्या करना है, इसके आवश्यक जो है अभिलक्षण जो लिखना है, लक्षण कौन होगा आपको, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के अभिलक्षण। उसके अंदर क्या लिखना है, पहला कि विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। सबसे आसान बोला मैंने, विद्युत चुम्बकीय तरंगे त्वरित आवेशों द्वारा उत्पन्न की जाती है। फिर दूसरा नंबर क्या लिखना है, कि इन तरंगों के संचरण के लिए किसी पदार्थिक माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। तीसरा नंबर क्या लिखना है, कि ये तरंगे निर्वात में v बराबर 1/√u0 वेग से चलती है, जिसका मान प्रकाश की चाल के बराबर होती है। तो अभिलक्षण भी बता दिया मैंने, क्या बोला, कि मैक्सवेल के विद्युत चुम्बकीय तरंग की परिभाषा लिखिए, वो भी बता दिया, और अभिलक्षण भी बता दिया। ये इतना आप करते हो तो आपके हाथ में 5 नंबर पक्का होगा। फिजिक्स सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभी तो ये 8 नंबर पूछ लिया जाता है, लॉन्ग वाला क्वेश्चन है, ठीक। तो 9 नंबर भी कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 10वां नंबर क्वेश्चन क्या, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कि वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं। देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सटीक से सटीक आंसर मैं बताना चाहूँगा। क्या लिखना है, सबसे पहले आपको लिखना होगा वैज्ञानिक। देखिए वैज्ञानिक के नाम लिख देते हो, जिससे आपका पूरा नंबर मिलने वाला है, ठीक। तो लिखना क्या है, वैज्ञानिक लेनार्ड तथा मिल्कर ने प्रकाश विद्युत प्रभाव के संबंध में किए प्रेक्षणों के आधार पर किए गए प्रयोगों से प्राप्त प्रेक्षणों के आधार पर कुछ नियम दिए गए हैं, या नियम दिए हैं, जो प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कहलाते हैं। ये तो हो गया। अब आपको नियम लिखना है, कौन कौन नियम है, ठीक मेरे भाई। तो इसका पहला नियम आपको क्या लिखना है, ठीक। तो पहला नियम क्या लिखना है, पहले नियम ये लिखना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, पहला नियम आपको ऐसे लिखना है, किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु की सतह पर गिरने वाले प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहला नंबर कंप्लीट। अब कम से दूसरा नंबर क्या लिखना है इसी में, कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा
मैंने क्या बोला, प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करता है। ठीक मेरे भाई, तो ये आपको हो गया। तीसरा नंबर क्या लिखना है, तीसरा नंबर लिखना है प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। ये 3 नियम आपको लिखना है, गारंटेड है। ये 5 नंबर में पूछा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। ये कितने नंबर में आता है, 5 नंबर में आता है ना। तो ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हो तो ये आपके लिए बेहतर और अच्छा होगा। जी हाँ दोस्तों, कमेंट जरूर कर देना है कि वीडियो कैसी लग रही है आपको। तो 10वां नंबर कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 11वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 11 नंबर क्वेश्चन क्या है। 11 नंबर क्वेश्चन लिखा है कूलाम का नियम। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर में आता है। ठीक, तो ध्यान रहे, इसको बिल्कुल अच्छे से करना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ध्यान रहे, इसको बिल्कुल आराम आराम और आसान आसान आपको नोट कर लेना है। क्या लिखना है कि 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, ये देखिए क्या है, कई आवेश, 2 आवेश, 2 स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसे हम कूलाम का नियम कहते हैं। आपको लिखना है, सूत्र की बात की जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R²। ये जब चिन्ह हटाओगे तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जुड़ जाएगा और Q1 Q2 बटे R² हो जाएगा। ये 5 नंबर का है। ठीक, कंप्लीट। चलिए बात करता हूँ 12वां नंबर क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं 12वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है मेरे भाई कि गॉस का नियम। जी हाँ दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। बस सटीक से सटीक आंसर बताने वाला हूँ। क्या लिखा है, देखिए 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, गॉस का नियम लिखिए या फिर क्वेश्चन आता है कि गॉस का नियम तथा इसका निगमन कीजिए। जो निगमन करने वाला क्वेश्चन है वो पूरा 8 नंबर में या 5 नंबर पूछा जाता है। लेकिन जो ये लिखा है कि गॉस का नियम को परिभाषित कीजिए, ये 3 नंबर या 5 नंबर में आता है। सच्चाई सुन लीजिए। ठीक, इसका आंसर क्या लिखना है, किसी बंद पीठ से गुजरने वाला कुल बद्ध फ्लक्स, मैंने क्या बोला, किसी बंद पीठ से गुजरने वाला कुल बद्ध फ्लक्स उस पीठ से परिबद्ध कुल आवेश क्यों का मतलब होता है गुणा, क्यों का 1/ε0 के या से गुना होता है, उसे हम गॉस का नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो φE बराबर Q/ε0। तो 12वां नंबर भी कंप्लीट, जैसा कि आपने देख चुके हो। ठीक, अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 13वां नंबर क्वेश्चन क्या है। 13वां नंबर क्वेश्चन लिखा है कि एम्पियर के नियम लिखिए। जी हाँ दोस्तों, काफी 5 नंबर का आता है। 13वां नंबर क्या है, एम्पियर का नियम लिखिए तथा इसको परिभाषित कीजिए। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। सूत्र की बात की जाए तो φ × BDL बराबर U0 × I। ठीक, अगर सच्चाई की बात की जाए तो 3 नंबर में आता है। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि एम्पियर का नियम लिखिए तथा इसका, है ना, अरे डेरिवेशन सहित समझाइए, मतलब इसका व्यंजक भी लिखिए, तब आपका 5 नंबर में आता है। देखो भाई, एकदम क्लियर बात सुन लो आज। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एम्पियर के नियम को परिभाषित कीजिए, तो ये आपका 3 नंबर का होगा। यदि अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि एम्पियर के नियम लिखिए तथा इसको परिभाषित करके इसका व्यंजक प्राप्त कीजिए, तब आपका 5 नंबर का आता है। ठीक, ध्यान रहे, जो मैं बोला हूँ ये 3 नंबर का है। ठीक, तो क्या हो जाएगा, एम्पियर के नियम किसी बंद पृष्ठ का रेखीय समाकलन धारा I का U0 गुना होता है, जिसे हम एम्पियर का परपथीय नियम कहते हैं। अगर आप कहते हो तो इसका डेरिवेशन भी आ जाएगा, उसमें कोई संकोच की बात नहीं है। सूत्र बता ही दिया जाए, φ × BDL बराबर U0 × I। ठीक, तो 13वां नंबर भी कंप्लीट आपका। ये 3 नहीं, ये 13वां है, मतलब 13 नंबर ऑप्शन है। ठीक, ध्यान रहे, गलती से हो गया होगा। चलिए बात करता हूँ 14 नंबर क्वेश्चन क्या है। ठीक, तो अब हम बात करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन क्या लिखा है। 14 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि ओम का नियम लिखिए। ये तो भाई 5 नंबर का आता है। जी हाँ दोस्तों, ठीक, तो इसका आंसर 14 है, 4 नहीं, ठीक, 14 समझ लो। ठीक है, इसके आंसर की बात की जाए तो ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I, मैंने क्या बोला, ओम के नियम के अनुसार किसी धातु के तार में प्रभावित होने वाली विद्युत धारा I उस तार के सिरों के बीच उत्पन्न विद्युत विभवांतर V के अनुक्रमानुपाती होता है या होती है, जबकि तार पर ताप निश्चित हो। इसे हम ओम का नियम कहते हैं। ठीक, तो इतना आपको पूरा लिखना है, आपका अच्छा खासा नंबर यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, इसके सूत्र को लिखना है V, है ना, समानुपाती I के जब चिन्ह हटाओगे तो यहाँ पर लग जाएगा R, तो V बराबर क्या हो जाएगा RI। देखिए R मैंने रोक लिया, इधर का जाएगा V के नीचे आ जाएगा I। तो ये रहा किसका सूत्र, ओम का नियम। कंप्लीट 5 नंबर का आता है। चलिए बात करता हूँ सबसे लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है, 15वां नंबर, किरचॉफ के नियम किसे कहते हैं। ठीक, तो किरचॉफ के नियम के अंदर 2 नियम आते हैं। जैसे कि प्रथम नियम आता है, तो प्रथम नियम में क्या लिखना है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणित योग 0 होता है। मैंने क्या बोला, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं के बीच गणित योग 0 होता है, उसे हम
है ना किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। तो सिग्मा आई बराबर 0 है ना मेरे भाई। तो ये आपको करना क्या है, ये आपको चित्र बनाना होगा। ठीक, यहाँ पर देखिए क्या है, सबसे बिंदु बीचों बीच में क्या है, बिंदु संधि। ठीक, I1 वाली जो धारा है ऊपर से आ रही है ना, फिर आपको क्या है I2 आ रही है उसके बगल, फिर I3 जा रही, I4 जा रही, I5 देखो गई अंदर, I6 भी गई, I7 बाहर की ओर भाग रही है, I8 जो है बाहर की ओर। ध्यान देना है यहाँ पर लिखना होगा संधि, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में जंक्शन। अब ध्यान देना I1 के बाद क्या था I2, तो I1 प्लस I2 हो जाएगा। अब देखिए जो धारा बाहर जा रही है वो माइनस, तो माइनस क्या हो जाएगा I3, देखो I4 भी बाहर की लगा, तीर बाहर लगा ना, तो I4 का जाएगा माइनस का I4 हो जाएगा। ठीक, प्लस I5 क्या है अंदर की ओर लिखा है तो I5 कर दिया। अब आपके दिमाग में सर यहाँ इसको क्यों नहीं लिखे, यहाँ I5 तक ही क्यों लिखा, I8 तक क्यों नहीं लिखा, तो भाई चाहे वहाँ तक लिखो चाहे यहीं पर रोक दो, कोई बात है कि है। ठीक, तो मैं यहीं पर रोक दिया है। ठीक, चाहे तो I6 भी लिख सकते हो प्लस में। ठीक, फिर I7 लिख दो माइनस के, फिर I8 लिख दो माइनस के बराबर, तब 0 लिखो चाहे यहीं पर रोक दो। ठीक, तो समझ गए ना, उससे कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो I1 प्लस I2 प्लस I5 रोक लिया। अब जो माइनस वाला चिन्ह है वो बराबर के इधर भेज दिया, तो I3 प्लस I4 के। इससे साफ जाहिर होता है कि सिग्मा आई के मान जो है 0 की हो जाता है, यानी किरचॉफ का प्रथम नियम बस इतना ही करना है। इतना कर देते हो तो डायरेक्ट 5 नंबर आता है, मतलब किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम में लिखते हो तो 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं द्वितीय नियम, यानी जिसे बोलते हैं बंधजाल का नियम। नियम क्या लिखा है, द्वितीय नियम लिखा है बंधजाल का नियम। देखिए पहली बात तो करना क्या है, चित्र बनाना है ABCDEF। ठीक, अब ए वाली लाइन पे क्या लिखा है R1 I1। देखिए तुमको बता दूं, अगर समझ में इस वीडियो में नहीं आ रहा तो इसकी वीडियो के नीचे की लिंक लगी है, उस वीडियो को जाके देख लेना, उसमें हमने अच्छे से व्हाइट बोर्ड पर समझा रखा है। ठीक, 8 महत्वपूर्ण नियम, तो ध्यान रहे व्हाइट बोर्ड पर समझा रखा है। अगर इस वीडियो में समझ में नहीं आ रहा है तो उसको देख लेना जाके, लिंक लगी है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक, उसमें और अच्छे से समझाया हूँ। ठीक, व्हाइट बोर्ड पर, बाकी तो समझ ही लो, इसको समझाए हो सकता है समझ जाओ, ये सब याद कर रखा हो आपने, हो सकता है आपने याद कर रखे हो अच्छे से पहले से ही। तो यहाँ पर क्या है, A है, B है, C है, D है, E है, F। इसको नक्शा को अपने दिमाग में छाप लो। ठीक, 4-5 बार लिखोगे वो छप जाएगा। R1 I1, ठीक, E1 R2 I2 E2 R3 I1 प्लस I2। यहाँ पर क्या लिखना है कि बंद जाल ABCDA में। ध्यान है कि यहाँ कितनी संख्या रहा है, 1 2 3 4 5 रहा है। ठीक, यानी कि ABCDA पूरा झाँपना है, A से लेकर DA तक, ABCD। यहाँ पर रोक नहीं देना, फिर ले जाओ A। अब इसके अंदर क्या लिखना है, I1 है R1 है, I1 R1 हो जाएगा। भाई इसके अंदर इस लाइन में क्या है, I1 R1 है ना, माइनस इस लाइन से चल रहे हो फिर ये लाइन में हो, तो I2 R2 मिला, I2 R2 लिख दिया, लेकिन ध्यान रहे माइनस लगाना। ठीक, बराबर क्या करना है E1 माइनस E2। यही कर दिया तो समीकरण क्या बन जाएगा आपका, समीकरण फर्स्ट बन जाएगा। फिर क्या लिखना है कि बंद जाल CDEFC में, यानी कि नीचे वाला CDEFC में, यानी कि चाहो तो ऐसे लिख सकते हो CFEDC में, लेकिन तुम ऐसे लिखो CDEFC में। ठीक, अब इसमें क्या क्या चीज़ मिल रही है, देखो इस लाइन पे चल रहे हो ना, तो I2 मिला R2 मिला, फिर उसके बाद नीचे जब आया तो I1 प्लस I2 हो जाएगा, R3 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है E2 लिखा है। ये कौन सा हो जाएगा, समीकरण सेकंड हो जाएगा मेरा। ठीक, अब करना क्या है, सिग्मा IR बराबर सिग्मा E के, बस इतना कर देते हो अब कंप्लीट हो गया द्वितीय नियम। बंधजाल जो द्वितीय नियम बंद पास वाला नियम है वो हो गया आपका। ठीक, तो इतना ही करना था, किरचॉफ का प्रथम नियम द्वितीय नियम समाप्त हो गया है। इतना करने के बाद आपका 5 नंबर आपके हाथ में तुरंत पक्का हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए।